अगर आज मैं आपसे पूछूं कि सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है कि चाइना ने गोल्ड मार्केट पर हमला कर दिया है, क्या ये सच है या फिर एक सेंसेशनल हेडलाइन? पिछले कुछ दिनों में आपने भी ऐसी कई पोस्ट देखी होगी जिसमें लिखा है कि अब गोल्ड की प्राइस चाइना तय करेगी, पेपर गोल्ड खत्म हो गया है और पूरी दुनिया का गोल्ड मार्केट अब बदलने वाला है। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, हेडलाइन और रियलिटी में डिफरेंस होता है। इसीलिए आज बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर हम ये समझते हैं कि आखिर चाइना ने किया क्या है और उसका ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर या इंडिया के गोल्ड मार्केट पर कितना असर पड़ सकता है, और भारत के लिए, यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। 24 जुलाई 2026 से चाइना के कई बैंक जैसे आईसीबीसी, पोस्टल सेविंग बैंक, पिंग एंड बैंक, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और ऐसे कई बैंकों ने अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए संघई गोल्ड एक्सचेंज से जुड़े हुए पेपर गोल्ड ट्रेडिंग के प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद कर दिया है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने गोल्ड परचेज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, फिजिकल गोल्ड पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ पेपर गोल्ड ट्रेडिंग को बंद कर दिया है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये पेपर गोल्ड होता क्या है। इसे हम सिंपल भाषा में कह दें तो मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा तो आपके अकाउंट में या आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं आया, बल्कि आपकी बुक एंट्री में गोल्ड की क्रेडिट आई। जैसा कि आप एसजीबी के केस में देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि रुपए हमारे अकाउंट में क्रेडिट पड़े हैं, वैसे ही गोल्ड, इतना गोल्ड हमारे अकाउंट में क्रेडिट पड़ा है। यानी कि आपके पास गोल्ड का क्लेम है, गोल्ड नहीं। यानी कि कागज का पैसा है, पैसा नहीं, एक्चुअल में रुपए नहीं। तो इसका मतलब कि ये कागज के पैसे, यानी कि ये पैसे या ये गोल्ड देने का प्रॉमिस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। यही पेपर गोल्ड कहलाता है। चाइना में यहाँ तक कि कुछ ने तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को 140% बढ़ा दिया है। यानी कि 100 रुपये का गोल्ड लेना हो तो 140 रुपये जमा देना पड़ेगा। तो 140 रुपये पेपर गोल्ड के लिए क्यों देगा? आदमी फिजिकल गोल्ड ही अपने पास रख लेगा। मतलब सीधा सा अटैक किस पर है? लिवरेज ट्रेडिंग को लगभग खत्म किया जाना है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया? चाइना गोल्ड मार्केट पे क्या वास्तव में कब्जा करना चाहती है? तो यहाँ एक सिंपल शब्द में यदि हम कहें तो ये कोई ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रिस्क मैनेजमेंट। 2026 में हमने देखा कि गोल्ड ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है। पहले रिकॉर्ड हाई बनाया, उसके बाद में 20-30% टूट गया और सिल्वर में भी ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सोचिएगा, जिसने लिवरेज पे गोल्ड लिया होगा उसका अकाउंट में कितना नुकसान हुआ होगा। और ऐसे नुकसान का असर सिर्फ इन्वेस्टर पर नहीं बल्कि बैंक पर और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। बैंक की रेपुटेशन पर पड़ता है और फाइनेंशियल रिस्क पर भी पड़ता है। ऐसी एक गलती चाइना ने 2020 में देखी थी, जिसमें काफी बड़ा नुकसान चाइना को होना पड़ा था। बैंक ऑफ चाइना के क्रूड ऑयल ट्रेजरी प्रोडक्ट में ऑयल प्राइस नेगेटिव हो गई थी। आपको याद है वो स्टोरी? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोविड के बाद की बात है। जब जिन्होंने माल ले रखा है, जरा सोचिए, उनका माल वापस काटना हो तो नेगेटिव में कटे। क्या कभी आपने सोचा है कोई माल आपके पास पड़ा हो और वो नेगेटिव में बिके? कोई शेयर आपने खरीद लिया हो 100 रुपये में और उसका सेटलमेंट जो फ्यूचर ऑप्शन में सेटलमेंट वाले दिन होता है वो -20 रुपये में हो जाए। कभी भी हम ये लेने वाले ये नहीं सोचता है कि उसका सेटलमेंट नेगेटिव में होगा। वो जीरो से ज़्यादा अपने नुकसान को नहीं मान के चलता है। लेकिन ऐसा हुआ था ऑयल प्राइस में, सन 2020 की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव में ट्रेड हुआ, नेगेटिव में सेटलमेंट हुआ। यहाँ तक कि इंडिया के भी कई इन्वेस्टर्स का नेगेटिव में सेटलमेंट हुआ और उनको अपने मार्जिन नहीं, अपने पूरी कीमत, पूरे इन्वेस्टमेंट की कीमत से ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में ले रखा था। और डिलीवरी लेना उनके लिए इतना मुश्किल था, ये मान के चलिएगा कि डिलीवरी लेने का मतलब ये हो गया कि उसकी फिजिकल डिलीवरी लेना, ट्रांसपोर्टेशन चुकाना, स्टोरेज का अरेंजमेंट करना जो अवेलेबल नहीं था। इस कारण से नेगेटिव में बिका था। उस दुर्घटना या घटना जो भी कहेंगे आप, उसके बाद में चाइनीज़ रेगुलेटर ने इसे धीरे धीरे रिटेल कमोडिटी स्पेकुलेशन को कम करने की दिशा में कदम उठाना चालू किया। पहले ऑयल, अब गोल्ड। इसलिए इसको सिर्फ गोल्ड पर अटैक करना सही नहीं होगा, बल्कि रिस्क कंट्रोल और गोल्ड के अगेंस्ट में पॉलिसी नहीं है, ये एक रिस्क कंट्रोल है। लेकिन फिर ये खबर इतनी वायरल क्यों हुई है? इस समय चाइना एक और बड़ा काम कर रहा है कि लोग दोनों बातों को जोड़कर देख रहे हैं। वो क्या कर रहा है कि चाइना पिछले 2 दशकों से, यानी कि 20 सालों से फिजिकल गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। और स्पेशली 2022 के रशिया और यूक्रेन वार के बाद से 2002 में संघई गोल्ड एक्सचेंज जब शुरू हुआ था तो फिजिकल डिलीवरी पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और 2025 में हांगकांग गोल्ड एक्सचेंज जब शुरू हुआ, उसी साल संघई गोल्ड एक्सचेंज ने हांगकांग में अपना पहला ऑफशोर वॉल्ट
भी शुरू किया, यानी कि 2026 में हांगकांग गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम ट्रायल ऑपरेशन में आ गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ चाइनीज बैंक नहीं बल्कि जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, यूबीएस, सिटी ग्रुप जैसे इंटरनेशनल बैंक भी शामिल हो गए। इसलिए यह कहना कि चाइना अकेले पूरी दुनिया के खिलाफ गोल्ड मार्केट तैयार कर रही है, पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता है। असलियत यह है कि फिजिकल गोल्ड इकोसिस्टम को वो चाइना अपने आप में मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसको डॉलर को कमजोर करना है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि ग्लोबल गोल्ड प्राइस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैं तो मेरा विजन बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट कोई बहुत बड़ा पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये ग्रेजुअल बेसिस पर ये काम हो रहा है। अभी तो लास्ट डेट थी, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिल रही है, लेकिन काम तो पिछले 3-4 सालों से चल ही रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि जिस हिस्से पर रोक लगी है वह है सिर्फ रिटेल पेपर ट्रेडिंग पर। और दुनिया में गोल्ड की कीमत मेन कौन डिसाइड करता है? कॉमेक्स, यानी कि लंदन बुलियन मार्केट। और वहाँ के जैसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट ये तय करते हैं कि गोल्ड की कीमत क्या चलेगी। वहाँ के डिमांड सप्लाई पर यह तय होता है कि गोल्ड की कीमत क्या होगी। ओवरनाइट बेन नहीं है, 2020 से प्रोसेस चल रहा है, और अब जब लास्ट स्टेज पर है तो हम इतनी टॉक ऑफ द टाउन कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि कुछ लोग पेपर गोल्ड छोड़कर फिजिकल गोल्ड ले लेंगे। 140% मार्जिन देने की जगह है कि 40%, 100% का फिजिकल गोल्ड ही अपने उसमें रख लो। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो फिजिकल गोल्ड के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। और कुछ लोग इसमें से मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं या इस ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं, जो एक्चुअल में तेजी नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि स्पेकुलेशन पे बैन लगेगा या सिर्फ पेपर गोल्ड पर बैन लगेगा, न कि जनरल बाइंग सेलिंग पर, इन्वेस्टमेंट पर। फिजिकल गोल्ड पर कोई बैन नहीं है, यानी कि नियर टर्म में ग्लोबल गोल्ड मार्केट में कोई भी झटका दिखाई देगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो दुनिया में गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी काफ़ी हद तक वॉल्यूम यानी कि डेप्थ इसी पेपर गोल्ड से ट्रेडिंग से हो रही थी, जैसे कॉमेक्स और लंदन के चैनल्स में होती रहती है। दूसरी तरफ एशिया लगातार फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है। रीजन, फिजिकल गोल्ड खरीदने का रीजन रशिया और यूक्रेन वार वाला रीजन आपको पता ही है, इसलिए फिजिकल डिमांड मजबूत हो रही है। आने वाले टाइम में फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग और फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे ये प्राइस डिस्कवरी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आने वाले टाइम में या ओवरनाइट गोल्ड में फ्यूचर बदल जाएगी। मार्केट कभी भी ओवरनाइट नहीं बदलता है, धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो सकती है, और यही वह बड़ी कहानी है जिस पर आने वाले सालों में हमें नज़र रखनी पड़ेगी। गोल्ड, जहाँ तक बात है, हमारे लिए तो ये गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बल्कि हमारे दिल के करीब है। लेकिन दूसरी तरफ हम डेटा देखते हैं तो दिलचस्प बात क्या होती है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में चाइना की बार और कॉइन की डिमांड लगभग 67% बढ़ी है, जबकि इंडिया की इसी पीरियड में लगभग 34% बढ़ी है। और दूसरी तरफ सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद में गोल्ड को तेजी से खरीद रहे हैं, अपने पास जमा कर रहे हैं। उनका विश्वास डॉलर पे कम हुआ है। एशियन गोल्ड ईटीएफ में मजबूत इनफ्लो आए हैं और नॉर्थ अमेरिका के कई गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकल रहा है। एशियन पैसा डाल रहे हैं और नॉर्थ अमेरिकन पैसा निकाल रहे हैं, यानी एक तरफ एशिया फिजिकल गोल्ड जमा करने में लग रही है तो दूसरी तरफ वेस्टर्न मार्केट पेपर गोल्ड सेलिंग में दिखाई दे रहे हैं। और यही असली स्ट्रक्चर ट्रेंड है, सिर्फ चाइना का रिटेल गोल्ड मार्केट को डिसाइड नहीं कर रहा है। इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया के इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो चाइना के इस फैसले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है। हम लगभग पूरा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ग्लोबल गोल्ड प्राइस, डॉलर प्राइस और इंपोर्ट ड्यूटी, ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ गोल्ड की प्राइस क्या रहेगी। रिसेंटली आपको ध्यान होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से ज्वेलरी मार्केट पर इसका इफेक्ट दिखा था। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट डिमांड लगातार मजबूत हो रही है। गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया है और पहली बार इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हिस्सेदारी ज्वेलरी के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है। जनरली हम क्या देखते हैं कि जब भी बाजार में तेजी आती है उसमें लोगों का रुझान बढ़ता है, और तेजी की बात है, जब मंदी आती है तो लोगों को रिसेंट प्रीवियस याद रहता है कि इस समय इतनी तेजी आई थी, दोबारा तेजी आ सकती है। लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ जो रिसेंट में हुआ है वो होगा अगले बहुत रिसेंट फ्यूचर में, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है। क्या ये लॉन्ग डेस्टिनेशन पीरियड हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो जिस एसेट क्लास ने अभी भी टॉप बनाया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है अगले 2-3 साल वो अच्छा रिटर्न देने वाली है, क्योंकि वहाँ फंसे हुए लोग अभी इसमें फंसे हुए रहेंगे, और वो जब तक एग्जिट नहीं होगा, यानी स्पेकुलेटर जब तक पूरी तरह से एग्जिट नहीं होंगे, बड़ी तेजी आना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन लोग
अब गहनों से बाहर हटकर इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको एसेट क्लास मान रहे हैं, ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। यदि एज ए एसेट एलोकेशन हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एज ए स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि चाइना ने गोल्ड पर कोई हमला नहीं किया है, कोई अटैक नहीं किया है, बल्कि सिर्फ रिटेल पेपर गोल्ड की ट्रेडिंग को कंट्रोल कर दिया है, सीमित कर दिया है, बंद कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेकुलेशन और फाइनेंशियल रिस्क को कम किया जा सके। शॉर्ट टर्म में इसका ग्लोबल गोल्ड प्राइस पर इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना ज़रूर है, फिजिकल गोल्ड की डिमांड हमेशा रहेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक इस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं या इसको अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो प्राइस डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो प्राइस डिस्कवरी फिजिकल डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करने वाली है। इंडियन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वायरल हेडलाइन के बजाय इस बात पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दें कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट क्या है, डॉलर का प्राइस क्या है, रूबी का प्राइस क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, सेंट्रल बैंक ग्लोबल में क्या प्राइस कर रही है। ये चीज़ें ही फ्यूचर में गोल्ड के प्राइस को डिसाइड करेगी। और आप ज़्यादा बेहतर ये है कि गोल्ड तो इन्फ्लेशन हेज माना जाता था, अब शायद इन्फ्लेशन हेज नहीं रहकर डिमांड और सप्लाई का गेम भी हो गया है, क्योंकि ये अब ग्लोबल सेंट्रल बैंक इस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप तो सिर्फ इस बात पे ध्यान रखें कि आपके एसेट एलोकेशन में गोल्ड का कितना हिस्सा है, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर हेडलाइन देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि सही स्ट्रेटजी, सही एलोकेशन, लंबे टाइम की प्लानिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करता है। और गोल्ड के इस कन्फ्यूजन में आपको ये कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड विजडम, थॉट्स आपके पास यूं ही मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.